थर्मल स्पीड के बारे में पढ़ा था, एन के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस समय पढ़ी हैं। तो उन सब चीज़ों को एक बार जब आप नोट्स को दोबारा से खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। अगर एक पूरे लूप के अंदर हम लोग ईएमएफ का सम करते हैं या वोल्टेजेस का सम करते हैं, इन दैट केस जो सिग्मा IR आता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा अरे ये रिजल्ट कैसे लगेगा, हम तो इनको सीरीज में लेकर जोड़ देते हैं, ये इधर बाहर है, ये इधर बाहर है, लो सर जोड़ दिया अपन ने, ऐसे नहीं करते। तो अगर कोई शंट की कैलकुलेशन कराए तो बहुत सिंपल, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, सिंपल सा एक रिजल्ट आज जो आपको देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ रैपिड रिवीजन कोर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स सी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोगों को शुरुआत में बताया जाता है कि करंट क्या होता है। तो अगर हम लोग करंट के ही बारे में बात करें तो I की वैल्यू हम लोग dQ/dt लिखा करते थे, और इसी की जब एवरेज वैल्यू हम लोगों को लिखनी होती थी तो हम लोग लिखते थे ΔQ/ΔT। सिंपल सी टर्म्स के अंदर इसकी बात करें, ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होता था। और अगर यहाँ देखें तो QT के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसकी स्लोप है आपकी करंट। ठीक है, ये सब बातें हम लोग इनिशियली कर लेते हैं, आसान से कुछ इसके सवाल होते हैं जिनको हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते जाते हैं जब हम लोग इसे क्लास में पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती थी। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते थे तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड वगैरह की चर्चा करते थे, है ना। तो अगर ड्रिफ्ट स्पीड की चर्चा की जाए तो शायद आपको याद होगा, आपका फॉर्मूला था I इक्वल्स टू NEA/VD, जिसमें VD ही आप लोगों की ड्रिफ्ट स्पीड हुआ करती थी। ठीक है, ये VD हो गई आपकी ड्रिफ्ट स्पीड। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर करंट डेंसिटी के बारे में भी चर्चा की थी, और करंट डेंसिटी जो होती थी ये हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी जिसको हम लोग डिफाइन करते थे J से, जिसकी वैल्यू होती थी करंट पर यूनिट एरिया, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता था उसके हिसाब से। ठीक है, और अगर यहाँ से हमें करंट डिफाइन करना है तो उसकी वैल्यू J.A आया करती थी। ये वाली बात भी हमें अच्छे से याद है। ठीक है ना। फिर हमने मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी ऑफ ओम्स लॉ जो है उसके बारे में जाना था, जिसके अंदर हमने J इक्वल्स टू सिग्मा E के बारे में पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने V इक्वल्स टू IR, जिसमें हम लोगों ने R की वैल्यू जो है उसको ρL/A के रूप में डिफाइन किया था, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के रिलेशंस लिखे थे। तो मेरे हिसाब से ये वाली सभी चीजें आप लोगों को याद होंगी कि किस तरह से इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया था, इनकी अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंसी कैसी होती है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंडक्टिविटी पढ़ी थी, मोबिलिटी पढ़ी थी, म्यू अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था VD इक्वल्स टू म्यू E के नाम से, जिसमें E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। थर्मल स्पीड के बारे में पढ़ा था, एन के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उस समय पढ़ी हैं। तो उन सब चीजों को एक बार जब आप नोट्स को दोबारा से खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। इसीलिए मैं इस टर्म्स जो है वो आप लोगों के सामने काम में ले रहा हूँ। तो इन टर्म्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टर्म्स को पढ़ा ही नहीं तो और ज्यादा दिक्कत है, पता लगा टर्म्स भी आप लोग मिस आउट कर गए। ठीक है, फिर हम लोग जब इसके आगे बढ़े तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें अल्फा को डिफाइन किया था। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी में हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोगों ने जाना था कि R जो होता है उसकी वैल्यू होती है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर R0 किसी 0 डिग्री के ऊपर डिफाइंड है तो 2 बार ये वाली इक्वेशन लिख के हम लोग निकाल लिया करते थे जो भी हमें R निकालना होता था। ऐसे ही रो या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से डिफाइन की गई थी, ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा जो है वो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे R की वैल्यू, रो की वैल्यू, ये भी डिफाइन कर दी गई थी। अब ये वैल्यूज को डिफाइन करने के साथ साथ हमने और भी कई डिपेंडेंसी पढ़ी थी। लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी होती है, एरिया के ऊपर कैसी होती है, छोटे R यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कैसे होती है, रेजिस्टेंस की अलग अलग कंडीशंस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सारी कंडीशंस को पढ़ने के बाद में हम लोग जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने बात की थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अगर आपको याद आ रहा हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस का, तो आपको अच्छे से याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो सेम हुआ करता था। तो अगर करंट हमारा सेम है और ये R1 R2 आपके रेजिस्टेंस हैं, तो जो यहाँ से हमारा R इक्वलेंट हमको जो देखने को मिलेगा, दैट R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, सिंपल। और वहीं अगर हम लोग ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चले गए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता था दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस।
और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम हुआ करता था दोनों के अक्रॉस, ये अगर R1 R2 है तो हम बोलते थे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। दो ही रजिस्टर होते थे तो R1 R2 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के नाम से जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आ जाया करता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये सब बेसिक बातें जो हम लोगों ने की थी। फिर इसके बाद जो हमने बात की थी वो किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात की थी। इसमें सबसे बढ़िया बात जो है जानने की जो जरूरत है वो यह है कि किरचॉफ लॉ में जो जंक्शन या फिर जो नोडल एनालिसिस वाला जो लॉ है ये हमें बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, सबसे पहली बात। ठीक है, कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन के ऊपर आने वाला जो करंट है वो उस जंक्शन से निकलने वाले करंट के बराबर होगा, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। वहीं जब हम लोग सेकंड लॉ की बात करते हैं जिसे हम लोग KVL या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। और ये हमको बोलता है कि अगर एक पूरे लूप के अंदर हम लोग EMF का सम करते हैं या वोल्टेजेस का सम करते हैं, इन दैट केस जो सिग्मा IR आता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ठीक है, सिंपल सा लॉ जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है ना। बहुत सारे सवाल आपने इस पर बेस्ड किए हुए हैं। रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं। सेल का EMF क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आउटपुट हम लोगों को सेल के थ्रू मिल रहा होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये EMF है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इसके अक्रॉस अगर मैं VA माइनस VB करके लिखूंगा तो व्हाट इज VA माइनस VB? VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी यहाँ पर दैट वैल्यू विल बी E माइनस IR, ये मानते हुए कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग सर्किट जो है वो बनाया हुआ है, यानी बैटरी जो है वो सर्किट में अपना शेयर दे रही है, अपने आप को डिस्चार्ज हो रही है, अपने आप से डिस्चार्ज हो रही है इन द सर्किट जो भी आपको दिया हुआ है। इसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या VT के नाम से भी जानते हैं। यही वाली बैटरी अगर चार्ज हो रही होती तो इन केस ऑफ चार्जिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो हम लोग उल्टा बना देंगे, और करंट की डायरेक्शन जैसे ही उल्टी बनेगी तो आपकी बैटरी के अंदर रिवर्स प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। ये आपका करंट जो है ये चार्जिंग कर रहा है, यानी बैटरी इज गेटिंग चार्ज। और अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो ऐसे में VA माइनस VB की जो वैल्यू है वो आपके पास E प्लस IR के बराबर आ जाएगी। ये वाली बात ध्यान रखें। इसमें E जो है वो आपकी EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कहलाती है। AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्स की अगर ग्रुपिंग की जाए तो सेल्स की ग्रुपिंग के अंदर भी फिर हमारे पास में दो केस बनते हैं। एक तो ये कि सेल्स आपके सीरीज में हो, दूसरा ये कि सेल्स आपके पैरेलल में हो। तो सेल्स अगर सीरीज में मिले तो आप लोग सीधे उनकी EMF को सम कर दें, उनके रेजिस्टेंसेस को भी सम कर दें, सिंपल सा तरीका। तो हमने बोला कि भाई ऐसे EMF E और रेजिस्टेंस R, छोटा r है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपस में कनेक्टेड है और ऐसे बहुत सारे सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड है। सिंपल ये वाला सर्किट दे देंगे तो I की वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, E अपॉन छोटा r प्लस बड़ा r, है ना। फिर इसको देखते हुए हम लोग VT भी लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो E माइनस I की वैल्यू बोलो E अपॉन छोटा r प्लस बड़ा r एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय छोटा r। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं VT वगैरह की अगर रिक्वायर्ड है किसी भी सवाल में तो। पर अगर ये बहुत सारे ग्रुपिंग करके दे दिए तो ग्रुपिंग के अंदर क्या किया, एक लगा दिया, फिर ऐसा क्या ऐसा ये दूसरा लगा दिया, फिर ये तीसरा लगा दिया, फिर हो सकता है कि एक कोई बीच में पलटी मार के लगा दें। तो एक पलटता है तो ये वाली बात ध्यान रखें कि एक खुद तो ऑपोजिट होता है, साथ में दूसरे को भी खा जाता है। तो एक पलटोगे तो दो जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर n है एक जैसे और आपने m पलट दिए तो n माइनस 2m इंटू ई आता है, ऐसे में जो ई नेट आता है। R पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो R इक्वलेंट तो छोटा सा NR ही रहता है। पर जब एक पलटते हैं तो पलटते असल में दो हैं, मतलब पलटा एक जाता है वो खाता एक और को है, इसीलिए n माइनस 2m आता है हमेशा। ये वाला रूल आपके पैरेलल के अंदर भी वैलिड है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो अगर ई वाले ही लाइन से लगे हैं तो सीधे n ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, n लगे हुए हैं और नीचे क्या कर दो, NR कर दो। जब R की वैल्यू लिखने की बात है तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक जैसे हैं तो NE अपॉन R प्लस NR, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर ये NR की वैल्यू कैपिटल R से बहुत छोटी है, इन दैट केस आप सीधे NE अपॉन R करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे में अगर NR की वैल्यू बड़े R से बहुत बड़ी है ना, तो आप सीधे I की वैल्यू जो है उसको E बाय R लिखेंगे, उसमें N की यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म हो जाती है और ऐसे में
यहाँ पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करने की वैलिडिटी हटा देता है। हम बोलते हैं कि ऐसे में सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर सेल्स पैरेलल में आ जाए, तो पैरेलल में अगर n सेल्स हो सेम पोलैरिटी के साथ में लगे हुए हैं और सेम है सारे के सारे सेल, है ना, आइडेंटिकल है, तो हमारा आंसर जो है वो ई आ जाता है। इसीलिए पैरेलल में एक जैसे सेल्स जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, है ना। एक सेल से भी हमारा वही रिजल्ट है, n सेल से भी हमारा वही रिजल्ट है, इसीलिए उसका कोई यूज नहीं है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि इस बार पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उसका आर इक्वलेंट जो है वो 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 से आता है। जबकि ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो ये रहता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस अप टू En अपॉन Rn एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/Rn। ये पूरा का पूरा आपका E इक्वलेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको डिराइव भी किया जा सकता है, आप करंट बहा दो हर तरफ से, करंट बहा के फिर इसके अंदर केवीएल लगाओ, तो आप लोग इसको आराम से डिराइव भी कर सकते हैं, ऑल्दो वो करने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाली बात भी पता हो, ठीक है। अब ऐसे में मान लो आपको 2 ही बैटरीज दे रखी हैं, है ना, ये वाले सवाल काफी तादाद में पूछे जाते हैं कि इस तरह से मान लो आपको 2 बैटरीज दे दी हैं, इसका E1 है और इसका क्या है E2 है, ये R1 है और ये R2 है, और इन 2 बैटरीज से कनेक्टेड यहाँ पर एक लोड जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सच केसेस बहुत ही इजी रिजल्ट है। तो ऐसे में अगर आपको ई इक्वलेंट पहले निकालना हो, ये कोई कैपिटल आर था या लोड बोल देते हैं इसको कई बार, तो ऐसे में जो ई इक्वलेंट आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, सिंपल रिजल्ट। और यही अगर पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाती है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है ऑपोजिट पोलैरिटी के लिए। तो ये रिजल्ट जो है इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार आपको ऐसा लगेगा अरे ये रिजल्ट कैसे लगेगा, हम तो इनको सीरीज में लेकर जोड़ देते हैं, ये इधर बाहर है ये इधर बाहर है, लो सर जोड़ दिया अपन ने, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रहे, ठीक है। अब ये एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज में भी है बहुत सारे और फिर वो पैरेलल में भी है, तो जितने सीरीज में है उनको अलग जोड़ लो फिर उनका पैरेलल जोड़ लो, तो आपको डायरेक्ट आंसर जो है उसके मिल जाते हैं। ऑल्दो मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के केसेस नीट के एग्जाम के अंदर देखने को मिले, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, ठीक है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को आप लोग ऐसे इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अगर P अपॉन R की जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू Q अपॉन S के बराबर है, तो इन दैट केस इस वाली ब्रांच के थ्रू कोई भी करंट नहीं होगा, और अगर इसके थ्रू कोई करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देगा, और अगर गैल्वेनोमीटर ने कैसी रीडिंग दे दी बेटा, 0 रीडिंग दे दी, तो इन दैट केस हम लोग क्या बोल सकते हैं 0 रीडिंग देने पर, कि यहाँ पर कोई भी जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो किसी काम का नहीं है, और जो रेजिस्टर है वो उसकी हालत खराब करके हम उसे यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। फिर सिंपली इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, दोनों का पैरेलल लो और आर की वैल्यू निकाल लो, इक्विवेलेंट आर निकाल के सर्किट में करंट निकाल लो, ठीक है। ये सब बातें आपको बताई गई थी कि अगर VC और VD आपस में बराबर हो गए तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और इसीलिए करंट भी नहीं बहेगा। फिर ये मीटर ब्रिज बता दिया है, तो मीटर ब्रिज जो होता है उसकी क्या खास बात होती है भाई, मीटर ब्रिज की खास बात ये होती है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज के फंडे पे काम करता है, ठीक है, वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं जीरो करंट का यूज होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो वो जीरो करंट का कहाँ यूज होता है, अपन ये जॉकी यूज करता है, और इस जॉकी को ये जो वायर आप लोग देख रहे हो इस वाले वायर के ऊपर हम लोग स्लाइड करते हैं, है ना, वैसे स्लाइड नहीं करते, उठा उठा के रखता है, ठीक है ना, उठा उठा के रखते हैं। तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर में जिस पॉइंट पर 0 रीडिंग आती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। और ये जो बैलेंस पॉइंट आता है हमारे पास, इस बैलेंस पॉइंट को लेके हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि देखो बैलेंस पॉइंट आ गया तो एक पोर्शन ये बन गया एक पोर्शन ये बन गया। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग नॉन रेजिस्टेंस निकालता है, कैसा रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहां से हम लोग एक नॉन रेजिस्टेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सर्किट के अंदर हमारी तरफ से एंट्री देता है, ठीक है। और यहां लगा हुआ होता है एक अननोन रेजिस्टेंस S, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी। और जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि आपको अगर वायर की रेजिस्टिविटी और लेंथ पता लग गई है ना, तो हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स से आ रहा है वायर का पोर्शन की लेंथ मान ली L, है ना, तो रो L बाय A इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा,
और अगर इस पोर्शन की बात करें तो S और डिवाइडेड बाय रो इनटू 1 मीटर का तार है तो सेंटीमीटर में 100 माइनस L अपॉन A। अब देखो ये रो और ये तो कट ही गए, तो यहाँ से S की वैल्यू को मेजर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो S की वैल्यू इसीलिए आप देख सकते हैं क्या लिखी है, 100 माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय R। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कई लोग इसे याद भी रखते हैं, ऑल्दो याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे मान लो अब आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, अमीटर को गैल्वेनोमीटर में भी अगर कन्वर्ट करना है, तो अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ये हमारा अमीटर लगा हुआ है ना, तो अपन लोग अमीटर के थ्रू जिससे कि मैक्सिमम करंट जाए, हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में एक शंट जोड़ देता है जो कि वेरी लो वैल्यू का होता है। अब अगर बहुत छोटा रेजिस्टेंस होगा तो इन दैट केस क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है तो जो अमीटर का रेजिस्टेंस है वो और जो इसका रेजिस्टेंस है वो मिलके कैसी वैल्यू देगा, और भी छोटी वैल्यू देगा, अमीटर के रेजिस्टेंस से भी छोटी, इसीलिए वेरी स्मॉल शंट इज कनेक्टेड। तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका गैल्वेनोमीटर, है ना, सॉरी गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया है किसमें, आपका अमीटर के अंदर। तो यहाँ जी लिख देता हूं मैं, तो गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब कोई बोले कि भाई कैसे सर्किट सॉल्व करना है, तो आई आया, यहाँ गया कितना आई जी, और यहाँ कितना गया आई माइनस आई जी, और क्योंकि आपस में पैरेलल है तो आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय एस, जो इधर का ड्रॉप होगा वही वाला ड्रॉप इधर भी होगा, तो आई जी इंटू जी। तो अगर कोई शंट की कैलकुलेशन कराए तो बहुत सिंपल, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, सिंपल सा एक रिजल्ट जो आपको देखने को मिलता है। आ गया आंसर, हो गया। ठीक है, अब यही मान लो अमीटर की जगह मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरी हैवी रेजिस्टेंस कैपिटल आर, सीरीज रेजिस्टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जोड़ देता है। सीरीज रेजिस्टेंस जैसे ही बहुत हैवी जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये एक वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा अब क्या बन गया है वोल्ट मीटर बन गया है, और इसको जिस भी मेजरिंग सर्किट में जोड़ना है उसमें पैरेलल में जोड़ा जाता है। अमीटर को किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं रहा तो ये आपको करना भी नहीं है, कोई कराए भी तो मत करना, है ना। ये आपको अमीटर का कन्वर्जन अभी अभी जो मैंने आपको बताया, और ये आपका वोल्ट मीटर का कन्वर्जन, आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सिंपल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात करें तो पावर का फॉर्मूला बच्चों वी आई होता है। वी को अगर मैं आई आर रख दूं तो आई स्क्वायर आर बन जाता है, और अगर आई को वी बाय आर रख दूं तो वी स्क्वायर बाय आर बन जाता है ना। बैटरी की जो पावर होती है वो हम लोग वी आई से ही देते हैं, इस बात का खास ध्यान रहे, है ना भाई। और हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो H की वैल्यू वी आई इंटू टी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी है, तो आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी लिख सकते हैं, है ना, हीटिंग इफेक्ट्स। और यही वाली हीट कभी पानी गर्म करने के काम आ रही है, तो मान लो पानी का टेम्परेचर आपने डेल्टा टी बढ़ा दिया, तो यही वाली हीट जो है वो आपकी एम एस डेल्टा टी के बराबर हो गई, और मान लो कभी बर्फ को पिघला दिया तो यही वाली हीट आपकी एम एल के बराबर भी हो जाती है ना। थोड़ा सा थर्मो के साथ में इसके मिलके सवाल कभी कभार बना दिए जाते हैं। अब बल्ब अगर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो क्या होता है, तो ये पी टोटल बता रखा है, 1/पी टोटल की वैल्यू जैसे आपकी पैरेलल में होती है वैसे पावर आती है भाई टोटल, और ऐसे ही अगर पैरेलल में लगा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टर होता है वो इसकी टोटल पावर होती है। ठीक है, हाँ, सारे बल्ब की पावर को डायरेक्ट जोड़ दो तो पैरेलल में आती है, और अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो उनको इन्वर्स करके जोड़ा जाता है, तो यहाँ पावर कम आती है और यहाँ पर पावर ज्यादा आती है। हमारे घर में सारे बल्ब पैरेलल के अंदर जुड़े होते हैं, ये वाली बात हमें पता होती है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, वैसे अपन सारे सवाल नहीं करने वाले, एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ जो रिसेंट आया था, बाकी सवाल आपको करने के लिए मिलेंगे। तो द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस विद टाइम अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, और वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज, तो आई की वैल्यू क्या होती है भाई, डी क्यू बाई डी टी, तो कर दो इसको डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ वॉट, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। तो बताइए क्या आ गया, ये आ गया अल्फा माइनस 2 बीटा टी
प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा करंट, क्योंकि ये तो चार्ज है ना। तो ये जो वैल्यू अब लिखी हुई है, इस वाली वैल्यू को देख लो भाई, अगर हम लोग इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालने की कोशिश करें तो अब क्या आएगा, है ना। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको लगा के दिए हुए हैं, आप इन वाले क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो करंट वाला पोर्शन है वो आप लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के साथ में मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।